एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर निशा जैन, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। तो आज के लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसका जवाब देने वाली हूं कि सीयूईटी के इंग्लिश सेक्शन में आप 200 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। राइट, अब आप बोलोगे कि भाई हमको तो दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और सब चीजों का, जो सीओईटी की वेबसाइट है उस पे तो दिया है, नो डाउट। लेकिन वो जो एनटीए ने आपको सिलेबस वहां पे दिया हुआ है, क्या वो कंप्लीट सिलेबस है? क्या उसी में से आएगा जो भी आएगा? क्या उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा? नो, ऐसा नहीं है। वो सिलेबस ऐसा है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स मिसिंग है। और आज मैं वो आपको बताऊंगी कि कौन सी चीजें हैं जिन पे आपको बहुत फोकस करना है, जो कि एक्चुअली वहां सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिलेबस की यहाँ पर। तो आपने देखा होगा जो आपकी वेबसाइट पे सिलेबस दिया हुआ है वहां पे, उसमें यहाँ पे आपको क्या दिया है? सबसे पहले दिया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर दिया है वोकैबुलरी, फिर रीअरेंजिंग द पार्ट्स एंड सो ऑन। सबसे पहली चीज यहीं पर है जो मिसिंग है, जो कि वहां पे अपडेटेड नहीं है। अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें पोएट्री एक्सट्रैक्ट से भी एक अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पैसेज होता है वो आया था। तो ऑब्वियसली वो वहां पे मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे, ये फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी एंड पोएट्री एक्सट्रैक्ट, ये चार तरह के पैसेजेस हैं जो आपको आ सकते हैं एग्जाम में, जिन पर आपको वर्क करना है। अब इनका एक्चुअली मतलब क्या होता है? ये फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, इनका मतलब क्या है? फैक्चुअल मतलब वो चीज होती है जो कि आपको किसी फैक्ट के बारे में बता रही है, कोई ट्रूथ है। ठीक है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, सुना होगा आपने, है ना? तो ऐसे किसी फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में आपको बता रही है, वो होती है फैक्चुअल। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, कोई चीज है जो ट्रूथ है। ठीक है, जो यूनिवर्सल है, ऐसी कोई भी चीज जो फैक्ट है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो है तो है, वो चीज आपको फैक्चुअल में पूछी जा सकती है। ठीक है, इसमें किसी भी चीज के फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए रह सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं की ग्रोथ रेट दी है, कहीं की कोई वैल्यूज दी हुई हैं, कहीं पे कुछ फैक्चुअल है जो हुआ है, जो ऐसा ही है जिसमें कुछ चेंज नहीं होता, वो चीजें आपको फैक्चुअल पैसेजेस में देखने को मिलती है। सेकंड आता है नैरेटिव। नैरेटिव मतलब क्या होता है? नरेट करना मतलब क्या? कि आप किसी को अपनी कहानी सुना रहे हो। ठीक है, आप किसी को अपनी पूरी चीज, अपनी जो विथा, जो कथा, जो भी है आपकी, वो आप कंप्लीटली सुना रहे हो उनको, या बता रहे हो। ठीक है, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय नैरेटिंग समथिंग। तो नैरेटिव में यूजुअली स्टोरीज आती है। नाउ आई डोंट से कि स्टोरीज छोटे बच्चों वाली आती है, नो, ऑब्वियसली नॉट। वो टेल्स होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को फेरी टेल्स वगैरह सुनाए जाते हैं, वो नहीं आते। इसमें आते हैं आपके स्टोरीज, वो स्टोरीज जो शायद ऑथर की खुद की हो, जो शायद ऑथर ने किसी और से सुनी हो, जो शायद उस ऑथर ने कहीं पर पढ़ी हो। ठीक है, ये सारी जो स्टोरीज टाइप की चीजें होती हैं, ये सब कहाँ आती है? नैरेटिव पैसेजेस। ये जो आपको डिस्टिंक्शन में बता रही हूँ, जो कैटेगराइजेशन बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता रहे पैसेज। जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा, ये बताया जा रहा है या इस चीज के बारे में बात होने वाली है। ठीक है, यूजुअली जो आपके पैसेजेस होते हैं उसमें क्या होता है, आपको पहले एक दो सेंटेंसेस, तीन सेंटेंसेस में आइडिया लग जाता है कि अच्छा, इस चीज के ऊपर शायद ये पैसेज है, इस चीज के बारे में शायद ऑथर हमसे बोल रहा है या बात कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है लिटरेरी। नाउ लिटरेरी में एक्चुअली यहाँ पे क्या क्या आता है? लिटरेरी पैसेजेस में आप समझ सकते हो कि ऑथर अपना ओपिनियन देता है आपको। ठीक है, जैसे कि सपोज फीमेल फिटिसाइड, बहुत ही ज्यादा एनलाइटनिंग और बहुत ही कॉमन एक इशू है हमारे इंडिया में स्पेशली, है ना? तो फीमेल फिटिसाइड पे ऑथर को क्या लगता है? क्या ये सही है, क्या ये गलत है? अगर गलत है तो क्यों है, अगर सही है तो क्यों है? इसमें क्या हो रहा है? ऑथर अपना ओपिनियन दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो इस तरह के जो पैसेजेस होते हैं ये ओपिनियोनेटेड होते हैं। क्या होते हैं? ओपिनियंस वाले। अब इसमें जरूरी नहीं कि जो ऑथर ने कहा वो सही ही होगा, नहीं। ऑथर ने अपना ओपिनियन दिया, अब उसके बेसिस पे आपको पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा ऐसा ये जो पैसेज है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि ऑथर क्या बोलना चाह रहा है? ठीक है, इस तरह की जो चीजें होती है ना, ये सब ओपिनियंस आपसे मांगे जाते हैं एक्चुअली उनमें। ठीक है, बट एनीवे आपसे क्या पूछा जा रहा है और एक्चुअली पैसेज में क्या दिया है, ये अलग अलग चीजें हैं। तो वील कम टू दैट जब हम डिटेल में पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे वर्क करेंगे। फिर फोर्थ आता है पोइट्री एक्सट्रैक्ट। ये एक नई चीज ऐड हुई है पैसेजेस में।
पोइट्री एक्सट्रैक्ट्स में क्या होता है, कोई भी पोम, पहले जिसको हम पोयम बोलते थे अब वो पोम कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी पोएम में आपको कहीं से भी किसी भी बुक से किसी भी आर्टिकल से पोएम उठा के दी जाएगी, पोम उठा के दी जाएगी, ठीक है। उसमें से कुछ 4-5 पैराग्राफ, 8-10 पैराग्राफ ऐसे छोटे छोटे लेके आपको दे दिए जाएंगे, फिर उसमें पूछेंगे आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको कि इसमें क्या बोला जा रहा है, भाई ये चीज हुई है तो ये क्यों हुई है। इस तरह की चीज आपको उस पोइट्री एक्सट्रैक्ट से पूछी जाए, ठीक है। ये हो गया हमारे 4 तरह के पैसेजेस के बारे में। जरूरी नहीं है कि 300 वर्ड का ही पैसेज आए, 350 वर्ड्स का भी आ सकता है, 200 वर्ड्स का भी आ सकता है, 150 वर्ड्स का भी आ सकता है। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन मतलब ये एक हमारी रेंज है जिसमें ये पैसेजेस आ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, आरसीज के अलावा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा और क्या क्या मेंशन है वहां पे, तो उसके अलावा है वहां पे वर्बल एबिलिटी। अब क्या वर्बल एबिलिटी, क्या कि आप कितना बोल सकते हो, कुछ भी डिफाइन नहीं है, राइट, एनटीए ने जो सिलेबस दिया है। तो वर्बल एबिलिटी में मेनली हमारा ग्रामर आता है, ठीक है। अब ग्रामर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ग्रामर में आते हैं टेंसेज, मैं यहाँ लिखते जाती हूँ। ग्रामर में टेंसेज आ सकते हैं, ठीक है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ सकती है, देन एक्टिव पैसिव आ सकता है। और क्या क्या आता है ग्रामर में, ये वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ जिसके ऊपर सबसे कॉमनली क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। जो स्पॉटिंग द एरर है, जो सेंटेंस करेक्शन है, जो सेंटेंस इंप्रूव करने के क्वेश्चंस होते हैं, वो सब किस पे, मोस्टली ग्रामर पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें नरेशन आ सकता है, इसमें लेटर राइटिंग आ सकती है, बहुत बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जब मैं आपको एक्चुअली ग्रामर पूरा पढ़ाना शुरू करूंगी तब मैं हर चीज आपको डिटेल में बताऊंगी। बट अभी मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो मेंशन सिलेबस है इसमें बहुत शॉर्ट में सब कुछ दिया है, लेकिन हमको ये नहीं समझना है कि बस जरा से ही कुछ पूछा जाएगा, नो, इट्स अ वास्ट वास्ट थिंग, बहुत बड़ा सिलेबस है जिसमें से आपको बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है, और आपको ऑलमोस्ट हर चीज पर ध्यान देना जरूरी है, स्पेशली ग्रामर में, ठीक है। फिर रीअरेंजिंग द पार्ट्स, ये आपको पता होगा, वो जो पैरा जंबल टाइप के होते हैं ना, कि इस पार्ट को यहाँ करो, इस पार्ट को यहाँ करो, कौन सा पार्ट पहले आना चाहिए, कौन सा पार्ट बाद में आना चाहिए, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय रीअरेंजिंग द पार्ट। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, अगेन चूजिंग द करेक्ट वर्ड में दोनों चीजें पूछी जा सकती है आपको, ये वोकैब बेस्ड भी हो सकता है और ये ग्रामर बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें पूछी जा सकती है, ऐसा नहीं कि आपको बच्चों वाले वो फिल इन द ब्लैंक्स पूछने वाले हैं, नहीं, ये ग्रामर बेस्ड और वोकैब बेस्ड दोनों ही तरह का हो सकता है। आपसे कोई प्रपोजिशन फिल करने को भी बोल सकते हैं, आपको कोई नॉर्मल सा वर्ड पूछ सकते हैं कि भाई इस सेंटेंस में यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, ठीक है, फाइन। देन आता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, अगेन ये क्या है, वोकैब का पार्ट, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको पता है, पर्यायवाची जो होते हैं, एक वर्ड के और जो सिमिलर मीनिंग्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम्स उनके ऑपोजिट्स होते हैं, ठीक है। देन कम्स वोकैबुलरी, तो भैया एक्चुअली वोकैबुलरी में सिनोनिम्स एंटोनिम्स इंक्लूडेड है। वोकैबुलरी में और क्या इंक्लूडेड है, इडियम्स एंड फ्रेजेस इंक्लूडेड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इंक्लूडेड है, ये सब कुछ कहाँ पे आता है, वोकैब में, ठीक है। ये तो हो गया हमारे सिलेबस के बारे में। अब हम देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, हमारी मार्किंग स्कीम कैसी है सीयूईटी एग्जाम की। तो अब ये जो एग्जाम पैटर्न है, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने क्वेश्चंस आपको आएंगे, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने सेक्शंस है, ये सब कुछ एकदम क्लियर मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आपको आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपकी हर एक कंफ्यूजन, हर एक डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न में क्या है, सबसे पहले तो आपको सेक्शंस पता होना चाहिए, ठीक है। कौन से सेक्शंस हैं इसमें, 1A, 1B, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो देखा जाए तो 4 सेक्शंस लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली 3 सेक्शंस है, ठीक है। 1A एंड 1B सेक्शन 1 है, ठीक है। अब 1A एंड 1B में एक्चुअली क्या है, यहाँ पे आपको, आप ये समझ लो इसको इन शॉर्ट, कि आपको 1A में 13 लैंग्वेजेस दी हुई हैं जो कि मीडियम ऑफ द पेपर भी है, 1B में आपको 20 फॉरेन लैंग्वेजेस दी गई हैं, तो इन शॉर्ट 20 प्लस 13 33 लैंग्वेजेस आपको दी है जिसके ऊपर पेपर आपका आएगा, जो आप चूज करोगे, ठीक है। इसको बहुत सिंपली ऐसे ही समझना है। फिर सेक्शन 2 है डोमेन स्पेसिफिक, ठीक है। तो आपने जो भी डोमेन चूज किया, जो भी सब्जेक्ट चूज किया, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस है। तीसरा जो सेक्शन है ये होता है जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट में आपको बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं,
मेंटल एबिलिटी चेक कर सकते हैं, आपकी रीजनिंग एबिलिटी चेक कर सकते हैं, आपका मैथमेटिकल कितना आपको नॉलेज है वो चेक कर सकते हैं। वो सब कुछ जनरल टेस्ट में आता है, ठीक है। और ये है डोमेन स्पेसिफिक, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 सेक्शन के बारे में। अब जो क्वेश्चंस है वो आपको कितने कितने आएंगे और कितने कितने अटेम्प्ट करने हैं सब सेक्शंस में से, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपको ये जो इंग्लिश वाला सेक्शन है, जो फर्स्ट सेक्शन है जिसकी हम सबसे ज्यादा बात करेंगे, इसमें आपको एक्चुअली 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 40 जो आपको अच्छे लगे, ठीक है। तो इसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, फाइन। फिर आता है ये वाला जो सेक्शन है, ये डोमेन स्पेसिफिक जो सेक्शन है, इसमें अगेन आपको 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एंड ये जो वाला है जनरल टेस्ट जो सेक्शन है, इसमें आपको करने होते हैं 50 आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस जो कि दिए हुए हैं वहां, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया सेक्शन वाइज हमारा इंफॉर्मेशन, एकदम क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब सेक्शन के बाद और कौन सी चीज आती है, तो उसके बाद आता है कि भाई हमारा जो मार्किंग स्कीम है वो क्या है। इसमें बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। सी मार्किंग स्कीम में क्या होता है, कैसे मार्क किया जाता है, तो जो भी आपके करेक्ट आंसर्स हैं, सबसे इजी चीज क्या है कि सबसे पहले आप करेक्ट और इनकरेक्ट का जो मार्किंग है वो समझो। करेक्ट आंसर्स में आपको दिए जाते हैं +5 मार्क्स, ठीक है। इनकरेक्ट में, इनकरेक्ट आंसर्स में आपको कितने दिए जाते हैं, आपका 1 मार्क हटा दिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर्स +5, इनकरेक्ट आंसर्स -1। तो सपोज आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है। एक आपने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया, एक सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। इसमें आपने ये वाला क्वेश्चन तो सही किया, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो इन दोनों क्वेश्चंस को मिला के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। क्यों? क्योंकि इस पर आपको मिले +5 और इसमें से आपका -1 डिडक्ट हो गया क्योंकि आपने गलत किया, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिलेंगे। ये वाला चीज क्लियर हो गया? यस। अब इसके अलावा एक और चीज क्या है यहाँ पे, सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कोई 2 ऑप्शंस करेक्ट है, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बाय डिफॉल्ट उनकी तरफ से गलती से ऐसा हुआ है कि कोई 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं उस क्वेश्चन में एक की जगह, तो क्या होगा उस केस में, वो जो 2 करेक्ट ऑप्शंस हैं उसमें से कोई एक अगर आपने मार्क किया है तो डेफिनेटली आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, मतलब आपको उस क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर उन दोनों करेक्ट ऑप्शंस में से ही आपने कोई एक चूज किया है, नॉट अदरवाइज, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है कि अगर कोई क्वेश्चन ही रॉन्ग है, अगर कोई क्वेश्चन ही कंप्लीटली रॉन्ग है जो हमको मिला है हमारे एग्जाम में, तो उसके हिसाब से फिर क्या किया जाएगा, क्या आपको कोई मार्क नहीं दिया जाएगा आपने अटेम्प्ट किया तो भी? तो ऐसा नहीं है। लकीली क्या होगा, जब वो क्वेश्चन ही गलत होगा लेकिन आपने अटेम्प्ट किया होगा तो भी आपको +5 दिया जाएगा। अगर आपने उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया तो फिर आपको उसमें कुछ भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये हो गई 2 चीजें। अब थर्ड चीज यहाँ पे आती है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, एक था जिसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है, एक है जिसमें क्वेश्चन ही गलत है, और एक क्वेश्चन है जिसमें चारों ऑप्शंस करेक्ट है, तो अगेन अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है +5, नहीं किया है यू लूज, मतलब लूज इन द सेंस कि वही जीरो ना, आपका नेगेटिव में जाएगा ना पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल सा मार्किंग स्कीम के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो वेटेज वाइज क्वेश्चंस हैं या जो वेटेज वाइज सब टॉपिक्स हैं इंग्लिश में या टॉपिक्स हैं वो कैसे हैं। सी वेटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। किससे आते हैं? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में अगर 5 क्वेश्चंस भी हैं और आपको अगर 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस दिए हैं तो 15 क्वेश्चंस हो गए। अगर आपने 15 के 15 सही किए, लाइक जस्ट सपोज अगर आपने पूरी क्लासेस अटेंड की, यहाँ पे हर चीज आपको क्लियर होती गई, आप प्रैक्टिस करते गए, तो क्या होगा, आपके 15 के 15 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, है ना। इन दैट केस 15 4 जा
यस, ठीक है, या 15 फाइव्स एक्चुअली, यस 5 मार्क्स हैं, तो 15 फाइव्स आ, तो ये तो 75 मार्क्स ऐसे ही आ गए आपके। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसपे आपको ध्यान देना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कैसे अपना इंप्रूव कर सकते हो? विथ प्रैक्टिस। जितना आप रीड करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, जितना खुद को एनालाइज करोगे कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है और कौन सी चीज मेरी बहुत अच्छी जा रही है, दोनों चीजों का एनालिसिस करके अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपका ये जो सब सेक्शन है, ये बिल्कुल परफेक्टली आप इसमें आगे बढ़ोगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करोगे। फिर सेकेंड चीज आती है ग्रामर। मैंने आपको बताया ग्रामर जो वर्बल एबिलिटी लिखा था वहां पे, उसमें क्या क्या चीजें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, एरर स्पॉटिंग, टेंसेज, ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, एरर स्पॉटिंग, पैराजम्बल्स मतलब क्या, वो रीअरेंजिंग वाला जो होता है वो, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन टैग्स। अच्छा एक नई चीज आई है, क्वेश्चन टैग्स। आपको पता है क्या होता है? अगर मैं बोलूं शी इज ब्यूटिफुल, ठीक है, अगर मैं बोलूं शी इज ब्यूटिफुल, इसके आगे अगर मुझे इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, यहां लिख दूंगी इजंट शी, ठीक है, अभी आपको पढ़ाऊंगी मैं आगे, बट अभी एक एग्जांपल दे रही हूँ कि क्वेश्चन टैग्स होते क्या है। शी इज ब्यूटिफुल, इजंट शी, तो ये क्या हो रहा है, ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन टैग, ठीक है, ये वाली भी क्वेश्चंस काफी आने लगे हैं आजकल। एनीवे anyway, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रामर में इंक्लूडेड है, जो हम हर चीज डिटेल में देखेंगे आगे जाके, जो लेक्चर्स लूंगी मैं उन सब में आपके हर टॉपिक में यहाँ पे कवर करूंगी। बट अभी हमको क्योंकि एक इंट्रोडक्शन लेना है तो हमको क्लियरली समझना है कि हमको किन किन चीजों पर फोकस करना है टू अचीव और टू गेट 200 मार्क्स इन सीयूईटी इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। फिर आता है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी में मैंने आपको बताया सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये बहुत पूछे जाने लगे हैं आजकल। फॉरेन वर्ड्स जैसे कोई भी एक फ्रेंच वर्ड दे देंगे और आपसे पूछेंगे इसका क्या मीनिंग है, तो अगेन प्रैक्टिस, ठीक है। देन स्पेलिंग एरर्स, स्पेलिंग एरर्स, हाँ ये भी एक बहुत ही कॉमन चीज है। आपको किसी भी एक सिंपल से, या सिंपल से तो नहीं, काइंड ऑफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होगा और उसकी आपको एक स्पेलिंग दी जाएगी, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्या ये स्पेलिंग करेक्ट है, तो उन चार ऑप्शंस में से जो स्पेलिंग करेक्ट होगी आपको वो ऑप्शन चूज करना होगा, ठीक है। अगेन ये आपका कैसे बढ़ेगा, रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग, ठीक है। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स एंड एनालॉजी, एनालॉजी एनालॉजी कुछ भी बोलो आप इसको, ठीक है। अब ये क्या होता है, एनालॉजी में क्या होता है कि ये आपसे सिमिलैरिटी बताई जाती है इसमें, शी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, मैं क्या कर रही हूँ, दोनों को कंपेयर करके दोनों में कुछ सिमिलैरिटी बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आप ऑब्वियसली ऐसे सेंटेंस फॉर्म में तो शायद नहीं आते हैं वैसे, जहां तक मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, तो आपको कुछ भी दो वर्ड्स ऐसे दे देंगे जो आपस में रिलेटेड है, उसी रिलेशन के और दो कौन से वर्ड्स हैं, ऑप्शंस में से चूज करो, ये आपको पूछेंगे, तो अगेन हम ये चीज आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो आपके सीयूईटी इंग्लिश एग्जाम के लिए और आप बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर आ सकते हो। सबसे पहला, अब आपको मैंने बताया कि आरसी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वेटेज वाइज, है ना, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि किस ऑर्डर में आप लर्न करो, पढ़ो, तो उसमें मैं आपको बोलूंगी सबसे पहले अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो। क्यों? क्योंकि ग्रामर ही अगर वीक है तो आप सेंटेंसेस को करेक्टली फॉर्म नहीं कर सकते, आप स्पॉटिंग दी एरर वाले सेंटेंसेस नहीं कर सकते, आपको जो रीअरेंजिंग वाली चीज है, पार्ट्स को रीअरेंज करना, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेन तो है आपका ग्रामर। फिल इन द ब्लैंक्स, अगर ग्रामर बेस्ड आ गया, कोई प्रेपोजिशन पूछ लिया, कोई एडवर्ब पूछ लिया आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, अगेन ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर सबसे पहले ऐसी चीज है जो आपको बहुत जिस पे फोकस करना चाहिए और जो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकंड आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी अगेन कैसे आपकी बढ़ेगी, जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे, जितना अपने पास वर्ड्स को लिख के रखोगे, जितना उनको रिवाइज करोगे और उनको रिटेन करने की कोशिश करोगे, उतनी अच्छी आपकी वोकैब होगी। देन जब ये दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो उसके बाद आता है आपका आरसी। अगर आपकी ये दोनों चीजें अच्छी हो गई तो क्या आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ दिक्कत आएगी? अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है, आपकी वोकैब अच्छी है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, नहीं? तो ये दोनों हमारे एक्चुअली फाउंडेशनल स्टोन्स हैं हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, आप ऐसा समझ सकते हो। इसीलिए आपको ग्रामर और वोकैब पे बहुत फोकस करना है और फिर उसके बाद आरसी पे आना है। ऑल दो
वेटेज वाइज पहले आरसी आता है, ठीक है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब एक बार फटाफट मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपको बता देती हूँ एंड वी एंड द क्लास। तो बेसिक ग्रामर में आपके क्या क्या आता है? बेसिक ग्रामर में आपके आते हैं टेंसेज आते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया बट फिर से मैं बता रही हूँ। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर आपके फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, फिर आपका एक्टिव पैसिव आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसलिए मैं आपको बार बार सेम चीज बता रही हूँ। शायद आपको रेपिटेटिव लग रहा होगा लेकिन ये जरूरी है। इनफैक्ट आई वुड से कि आप लोग ये सब चीजें अपने पास लिख कर रखो ताकि आपको याद रहे कि अच्छा इन चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे ग्रामर में, ठीक है। टेंसेस आपको क्यों पता होना चाहिए कि ताकि आपको ये पता रहे कि सेंटेंस जो दिया है क्या वो करेक्ट है, क्या उसमें कुछ गड़बड़ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्यों पता होना चाहिए, स्पेशली जब आपको कोई ऐसा कुछ पूछा जाए जो फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे पूछा जा रहा है, फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूरी है। फिगर्स ऑफ स्पीच तो अलग से पूछे जाते हैं, बिल्कुल अलग सेपरेट क्वेश्चन होता है कि भाई इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, ठीक है। या ये फिगर्स ऑफ स्पीच जो है, ये सपोज ऑक्सीमोरॉन है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से किस में ऑक्सीमोरॉन एज ए फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, ठीक है। देन एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन सेंटेंस करेक्शन में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ इतना ही है, बट ये है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक ग्रामर में, ठीक है। वोकैब मैंने आपको बता दिया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, ठीक है। इसमें एक चीज आती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, आपको एक छोटा सा सेंटेंस दिया जाता है और आपसे पूछते हैं कि इसके लिए वन वर्ड बताओ। अगर मैं बोलूं स्टडी ऑफ बर्ड्स, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। तो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप वहां पे प्रॉपर्ली आंसर कर सको, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फिर फॉरेन वर्ड्स आते हैं, ठीक है। फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस दोनों ही चीजें पूछी जा सकती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये भी आपको मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस आप अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लेकर आ सकते हो। अब लॉजिकल और इंस्टिंक्ट वाली कौन सी चीज होती है, इसमें सबसे पहली चीज आती है एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी क्यों, क्योंकि आपको इसमें अपना लॉजिक लगाना है, अपना कॉमन सेंस यूज करना है। कि अगर मैं बोलूं भाई क्रिकेट इज टू बैट, अगर मैं लिखती हूँ क्रिकेट इज टू बैट, मतलब क्रिकेट और बैट का क्या रिलेशन है। क्रिकेट एक स्पोर्ट्स का नाम है और उसमें बैट यूज होता है, ये रिलेशन है। तो ऐसा ही रिलेशन आपको दूसरा जो है वो ढूंढना है जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको अपना लॉजिक यूज करना है, अपनी रीजनिंग वाला पावर यूज करना है कि भाई ऐसा है तो इसके जैसा और क्या होना चाहिए। अब इसमें आपकी सिर्फ पढ़ाई काम में नहीं आएगी, इसमें आपका लॉजिक काम में आएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जो पैरा जंबल्स होते हैं स्पेशली, उसमें भी आपको अपना जो है दिमाग लगाना है कि भाई इसको रीअरेंज करना है तो कौन सी चीज पहले आनी चाहिए कौन सी बाद में आनी चाहिए। इसमें अगेन आपका रीडिंग जो आपने प्रैक्टिस की है, जो आपने लर्न किया है, प्लस योर इंस्टिंक्ट और लॉजिक। इंस्टिंक्ट मतलब पता है क्या होता है आपको, इंस्टिंक्ट मतलब आप समझ सकते हो कि जो बोलते हैं ना हम, हमारा सिक्स सेंस ये बोल रहा है यार हमको एक गट फीलिंग आ रही है, वैसा आप समझ सकते हो कि इंस्टिंक्ट होता है। तो आपको तुरंत पता चल जाता है जब आपको प्रैक्टिस अच्छी होती है कि नहीं यार ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसमें ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आती हैं हमारे लॉजिक और इंस्टिंक्ट के अंदर। फाइन गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है सीयूईटी के इंग्लिश एग्जाम के लिए, ताकि आपका 100% आए आपके इंग्लिश वाले सेक्शन में। अब हम आगे के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में देखेंगे सारी चीजें, हर टॉपिक को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी और दिस इज माय प्रॉमिस कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फाइन, सो स्टे ट्यून्ड और ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई सी यू अगेन, थैंक यू।